तो लिसनिंग के क्वेश्चन टाइप्स को देखते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा, फिर हम टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो जो उसमें सबसे कॉमन टाइप है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर इसको हम सेंटेंस कंप्लीशन भी कहते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में भी पूछा जा सकता है, 2 में भी, 3, इन तीनों पार्ट्स में पूछा जाता है। तो इस तरह का एक टेस्ट। जो दूसरी टाइप है वो होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसके रिलेटेड तीन तीन जो है वो डिफरेंट सेंटेंस बताते हैं कि आपने इसमें से करेक्ट आंसर को जो है वो निकालना है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं इन तीनों में से। तो ये इसकी दूसरी टाइप है। जो तीसरी टाइप होती है वो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस जस्ट ये होता है कि इसमें एक ही स्टेटमेंट में दोनों बातें वो करता है और आपने एक साथ ही दोनों को यहाँ से दोनों आंसर जो है वो पिक करने होते हैं। तो जो इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो ये होती है कि आपने, जैसे ये जो पार्ट 1 के लिए क्वेश्चन है ना, तो आपने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है सबसे पहले उसको देखना है कि वो यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है। तो उसने यहाँ पे पूछा है कि आप इन ब्लैंक्स को फिल करें। कैसे फिल करें? या तो एक वर्ड यूज करें या फिर एक नंबर, या फिर आप दोनों यूज कर सकते हैं। इसके बारे में कल काफी डिस्कशन हुई थी। आगे जब हम टेस्ट में जाएंगे तो मजीद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी तरह मल्टीपल चॉइस में आपने क्या करना होगा कि आपके पास स्पेस होगी तो वहां पे आपने लिखना होगा कि आपका यहाँ से करेक्ट आंसर कौन सा है। सपोज सी है तो आप लिख देंगे कि सी है। यहाँ पे जहाँ पे वो एक स्टेटमेंट के लिए आपको दो आंसर देखने के लिए कहता है, वहां पे आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। जैसे अब यहाँ पे सपोज ये जो क्वेश्चन है 27 और 28, इसमें मुझे कोई से दो बताने हैं कि मतलब कौन से आंसर जो है वो करेक्ट हैं। तो मुझे पता चला जी कि मेरे आंसर करेक्ट हैं डी एंड बी। तो आपने इनको जब लिखना है तो इस तरह नहीं लिखना कि पहले डी लिख दिया फिर बी लिख दिया। आपने अल्फाबेट के ऑर्डर में ही आंसर लिखना है। आप पहले बी लिखेंगे फिर डी लिखेंगे। टाइप्स का बता रही थी आपको, जल्दी से मैं ये टाइप्स बता देती हूँ ताकि फिर टेस्ट पे आ जाए। तो जो तीसरी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है कि आपने टेबल को कंप्लीट करना है। ये भी है ही फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई है। टेबल की फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो इसके लिए भी आपने यहाँ पे लाजमी देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वन वर्ड एंड और अ नंबर। तो ये एक और टाइप हो सकती है क्वेश्चन की। उसके अलावा ये एक अलग तरह की टाइप होगी आप सबके लिए, वो है मैप। आपने मैप को लेबल करना है, ठीक है। उसके लिए इसके लिए भी जो आपने एक जरूरी टिप याद रखनी है वो ये कि यहाँ देखना है कि वो क्या कह रहा है। राइट द करेक्ट लेटर ए टू आई नेक्स्ट टू द क्वेश्चन 15 to 20। तो आपके क्वेश्चन ये यहाँ पे दिए हुए हैं। तो उसने यहाँ पे किसी भी जगह का मैप दे दिया है। कोई हाउसिंग स्कीम है, कुछ भी है, जो भी है, सिटी वगैरह। तो उसमें ये पूछ रहा है कि स्कूल किधर है, ये स्पोर्ट्स सेंटर को आपने बताना है कि उसकी लोकेशन कौन सी है, क्लिनिक की कौन सी है। तो जब रिकॉर्डिंग चलेगी तो आपको डायरेक्शंस देता है, फिर उन डायरेक्शंस में जाते हुए आपने ढूंढना है। सपोज स्कूल मेरा यहाँ कहीं एफ पे पड़ा हुआ है तो आपने यहाँ पे सिंपल एफ जो है वो राइट अप करना है। अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट है तो आई गेस वहाँ पे वो सिलेक्ट का ऑप्शन होगा, ए टू आई में से आपने करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना होगा। जो इससे नेक्स्ट टाइप है वो है फ्लो चार्ट, जो है उसको आपने फिल करना है। ये भी बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स ही है, लेकिन ये अब चार्ट की सूरत में उन्होंने दे दिया है। इसमें क्या है कि आपने अगेन अपनी स्टेटमेंट को देखना है कि वो ये नहीं कह रहा कि आपने एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे लिखना है। वो ये कह रहा है कि आप इन वर्ड्स की ये जो हेडिंग है ए टू एच, इनमें से जो भी आपका करेक्ट है अल्फाबेट, उसको आप उठा के यहाँ पे लिखिए। ना कि अगर मैं सपोज ये क्वेश्चन 26 अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है कलर, तो मैं यहाँ कलर नहीं लिखूंगी, बल्कि इसकी जो हेडिंग है एच, वो मैंने उठा के यहाँ पे लिखनी है। मतलब उस वो वाली सिलेक्ट करनी है। तो ये बात लाजमी याद रखिएगा। स्टेटमेंट को आपने सबसे पहले पढ़ना है। ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग चले तो आपको आंसर तो आपका मिल गया, लेकिन एक्साइटमेंट में आपने ऊपर तो देखा ही नहीं कि लिखना क्या था और आप कलर लिख के आ गए। तो ये फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद की जो टाइप है वो है समरी कंप्लीशन की। ये वाली जो टाइप है ये मोस्टली बल्कि पूछी ही पार्ट 4 में जाती है, जहाँ पे कोई आपका लेक्चर हो रहा होता है या कोई एकेडमिक टॉक हो रही होती है। उसमें एक ही बंदा जो है वो आपको लेक्चर दे रहा होता है। तो ये सारी जो है फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं, लेकिन इसमें आपने पूरी समरी जो है वो कंप्लीट करनी होगी। और इसमें एक और बात लिसनिंग में आपने याद रखना है कि क्वेश्चन जो है वो जो आंसर आते हैं, सॉरी, उसमें
ऑडियो में वो एक के बाद दूसरे आते हैं। जैसे अब वो जब बताएगा, अपना टॉक शुरू करेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 32 के लिए पहले आंसर बोल दे और फिर 31 के लिए बोले, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वो एक तरतीब से आएगा, अपनी डिस्कशन ऐसे करेगा कि आपको एक आंसर मिलेगा, उसके बाद ही दूसरा मिलेगा, लाइक के ऑर्डर से आपके आंसर आएंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। इससे आप क्वेश्चन से गो थ्रू भी हो जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। तो उस वहाँ पे यहाँ पे हाइलाइटर भी अवेलेबल है, होप सो। आपके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वहाँ पे भी हाइलाइटर जो है वो अवेलेबल होगा, तो आप वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं। Number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a teaching assistant calling a country park about a school visit. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Two of our classes. OK. What would you like to know? Well, I'm new to this area, so perhaps you could tell me something about the park first, please. Of course. Altogether, the park covers 170 acres. That's 69 hectares. There are 3 main types of habitat: wetland, grassland and woodland. The woods are well established and varied, with an oak plantation and other areas of mixed species. Right. The wetland is quite varied too. The original farmland was dug up around 40 years ago to extract gravel. Once this work was completed, the gravel pits filled with water, forming the 2 large lakes. There are also several smaller ones, ponds, and a stream that flows through the park. OK, so I suppose with these different habitats, there's quite a variety of wildlife. There certainly is. A lot of different species of birds and insects, and also animals like deer and rabbits. And I understand you organise educational visits for school parties. That's right. We can organise a wide range of activities and adapt them to suit all ages. Can you give me some examples of the activities? Well, one focus is on science, where we help children to discover and study plants, trees and insects. They also collect and analyse data about the things they see. Uh-huh. Another focus is on geography. The park is a great environment to learn and practice reading a map and using a compass to navigate around the park. Do you do anything connected with history? Yes, we do. For instance, the children can explore how the use of the land has changed over time. Then there's leisure and tourism. That focuses on your visitors, I would imagine. Yes, mostly. The children find out about them, their requirements, the problems they may cause, and how we manage these. And another subject we cover is music. Here the children experiment with natural materials,
to create sounds and explore rhythm and tempo. That must be fun. Most children really enjoy it. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. And of course, all the activities are educational too. Learning outside the classroom encourages children to be creative and to explore and discover for themselves. I would imagine they get a sense of freedom that might not be a normal part of their lives. That's right. And very often, the children discover that they can do things they didn't know they could do, and they develop new skills. This gives them greater self-confidence. It sounds great. So, what about the practical side of it? How much does it cost for a full-day visit? We would expect to bring between 30 and 40 children. If there are over 30, it costs £4.95 for each child who attends on the day. We invoice you afterwards, so you don't pay for children who can't come because of sickness, for example. There's no charge for leaders and other adults, as many as you want to bring. That sounds very fair. Well, thanks for all the information. I'll... अच्छा, पार्ट 2 पे चलते हैं। तो पार्ट 2 में जो हमारी क्वेश्चन टाइप है, वो जो है क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस वाली, वो आ गई है। तो इसको देखते हैं कि वो किस तरह से लेके चल रहा है। Part अच्छा, तो जिस तरह पहले मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए, इसी तरह जब वो अनाउंसमेंट करेगा कि पार्ट 2 के लिए आप ये वाले क्वेश्चन देख लें, तो आपने जल्दी से वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना। इस तरह आप क्वेश्चन से भी गो थ्रू हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि वो किस बारे में डिस्कशन करने लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस लोगों के दरमियान जो बात होती है, वो बेसिकली एक प्रमोशन टाइप टॉक होती है। जैसे कोई कंपनी है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगी, उसकी अच्छी बातें बताएगी, या फिर सेमिनार जो है वो कंडक्ट किया जा रहा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या किसी एसोसिएशन के बारे में, या कुछ भी। तो यहाँ पे वो किसी एसोसिएशन के बारे में ही बात कर रहा है। तो मैं ऑडियो करती हूँ स्टार्ट में, साथ साथ अटेम्प्ट भी करूंगी, ताकि आप लोग को समझ आए कि किस तरह से हमें जो है वो आंसर मिलता है। 2. You will hear Part 2. You will hear the chairman of Stanthorpe Twinning Association, which organises the link between Stanthorpe in England and a town in France, talking to members about the year's events. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. It's great to see so many members of the Twinning Association here tonight. Since the twinning link between our two towns, Stanthorpe here in England and Malat in France, was established, the relationship between the towns has gone from strength to strength. Last month, 25 members of the association from Stanthorpe spent a weekend in Malat. Our hosts had arranged a great programme. We learned how cheese is produced in the region and had the chance to taste the products.
The theme park trip had to be cancelled, but we all had a great time on the final boat trip down the river. That was the real highlight. This is a special year for the association because it's 25 years since we were founded. In Malat, they're planning to mark this by building a footbridge in the municipal park. We've been discussing what to do here, and we've decided to plant a poplar tree in the museum gardens. We considered buying a garden seat to put there, but the authorities weren't happy with that idea. In terms of fundraising to support our activities, we've done very well. Our pancake evening was well attended and made record profits. And everyone enjoyed the demonstration of French cookery, which was nearly as successful. Numbers for our film show were limited because of the venue, so we're looking for somewhere bigger next year. We're looking forward to welcoming our French visitors here next week, and I know that many of you here will be hosting individuals or families. The coach from France will arrive at 5 p.m. on Friday. Don't try to do too much that first evening, as they'll be tired, so have dinner in the house or garden rather than eating out. The weather looks as if it'll be okay, so you might like to plan a barbecue. Then the next morning's market day in town, and that's always a good place to stroll round. On Saturday evening, we'll all meet up at the football club, where once again we'll have Toby Sharp and his band performing English and Scottish country songs. Toby will already be well known to many of you, as last year he organised our special quiz night and presented the prizes. Before you hear the rest of the talk, you have some time to डिस्कस किया कि ये तो समझ आया कि पार्ट सी ऑप्शन सी के लिए वो ये कह रहा है कि हम जो है फुट ब्रिज बनाने लगे लेकिन अथॉरिटीज नहीं मान रही। फिर उसके बाद उसने फौरन से डिस्कस किया कि हम एक बड़ा ट्री प्लांट करेंगे। इसके बारे में उसने ये नहीं बताया कि हम कब करेंगे या कैसे करेंगे। उसके बाद ही फौरन से उसने बी के बारे में डिस्कस किया कि हम एक गार्डन सीट भी जो है वो कर सकते थे, उसके बारे में भी कुछ कर सकते थे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट उसने जो फंड रेजिंग की बात की है कि इस साल फंड जो है वो कहाँ से ज्यादा कलेक्ट हुए हैं। पहला जैसे ही हमें करेक्ट आंसर दिया तो साथ ही इसने बताया था कि सबसे ज्यादा फंडिंग इसी में आई है। फिर उसने तीसरे ऑप्शन को डिस्कस किया था कि इसमें से भी कुछ नहीं हुआ। फिल्म के बारे में तो उसने बात की, इससे तो बिल्कुल ही कोई हमें अर्निंग, वो सारे रीजन उन्होंने डिस्कस किए। मैंने एक एक चीज इसलिए साथ मूव की है कि आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ समझ आए। तो आई गेस काफी सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कैसे वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आंसर हमें कैसे मिलते हैं। ऐसा ही किया कि उसने कहा कि जो विजिटर्स आ रहे हैं तो पहली शाम को आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना क्योंकि वो थके हुए होंगे। तो आपने क्या लोकल मतलब कहीं बाहर आपने कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह में, लोकल रेस्टोरेंट में कोई भी खाना अरेंज नहीं करना क्योंकि वो थके हुए होंगे तो नहीं जा सकेंगे। बजाय उसके आप घर पे ही छोटा सा खाना रख सकते हैं। तो इसलिए हमें मिल गया कि ये वाला आंसर है। फिर उसने ये भी डिस्कस किया कि उससे नेक्स्ट जो है इसका वेन्यू तो अच्छा है लेकिन जो है वॉक के लिए वो नहीं जा सकेंगे। 15 में उसने क्वेश्चन 15 में कहा कि सैटरडे इवनिंग को क्या होगा कि हम एक स्टेडियम में जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पे मैच तो देखेंगे ही। तो हमारा बी ऑप्शन तो पहले ही क्रॉस हो गया। साथ ही उसने ये कहा कि वहां पे किस चीज का भी चांस होगा, एक मशहूर वहां पे आएंगे वो म्यूजिक बजाने वाले, तो उनका कॉन्सर्ट होगा, बैंड जिसको कहते हैं, तो वो सुनने का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद उसने कहा कि ये जो बैंड था इसने लास्ट ईयर कंपटीशन अरेंज किया था। तो ये लास्ट ईयर किया था इसलिए हमारा सी वाला जो है ऑप्शन नहीं होगा बल्कि हमारा ए वाला ऑप्शन होगा कि वहां पे हमें इस बैंड को भी सुनने का मौका मिलेगा। तो उसको चेक करने का सही तरीका ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके आंसर्स नहीं मैच कर रहे तो इस बुक के एंड पे आप जाएंगे, वहां पे जो है स्क्रिप्ट दी हुई होती है, ठीक है। तो वहां से जाके आप, मैं आपको दिखा देती हूँ। जिन लोगों की कंफ्यूजन है तो बुक के एंड पे जाके जहाँ पे ये आंसर्स भी अवेलेबल हैं इसके ऊपर यहाँ पे ऑडियो स्क्रिप्ट होती है। टेस्ट 1 हम कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देख सकें
तो ये देखिए उसने यहाँ पे हर चीज जो है लिखी हुई है कि वो क्या बोल रहा है। तो इसको प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप सिंपल जिस तरह अभी हमने ऑडियो सुन के टेस्ट अटेम्प्ट किया वो करें, अपने आंसर्स को लिखें, फाइंड आउट करें कि कौन सा आंसर जो है वो आपसे स्किप हो रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि दोबारा से ऑडियो प्ले करनी है, और साथ में आपने ये भी हम पार्ट 2 कर रहे थे ना, तो ये पार्ट 2 के बारे में उसने सारा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं देखिए उसने वहां पे उसको जो है अंडरलाइन भी किया हुआ है कि यहाँ पे आपको ये वाला आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप वो ऑडियो चला के साथ ये पढ़ सकते हैं, इस तरह आपकी जो है एक्सेंट से भी थोड़ी सी हो जाएगी जान पहचान, और आपको पता भी चलेगा कि किस तरह हमें आंसर मिल रहे हैं। तो जब इस तरह वर्ड्स को हाईलाइट करने से ना इसको रीड करना थोड़ा आसान लगता है मेंटल साइकोलॉजी में। ये देखिए यहाँ पे देखें, अगर इसके बजाय मैं इसको देखूंगी ना, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट है, तो मुझे इतना मुश्किल लगेगा कि इसको पढ़ने में शायद मुझे काफी टाइम लगेगा। लेकिन इसके मुकाबले में जब मैं यहाँ वर्ड्स हाईलाइट हुए होंगे इनको देखती हूँ तो मुझे थोड़ा आसान लगता है। तो इसलिए भी जरूरी है। और जब आप हाईलाइट करेंगे, क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हो सकता है जब जब तक आप आखिरी लाइन पे आते हैं आपको पहली भूल गई हो कि मैंने क्या पढ़ा था, लेकिन जब आपका वर्ड जो है वो इस हाईलाइट हुआ होगा, तो जब वो बोलना स्टार्ट करेगा आप इस वर्ड के ऊपर पहुंचेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इस यहाँ आगे क्या डिस्कशन है। क्वेश्चन टाइप है वो है मैप। उसने यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले वही जो मैंने आपको बताया था, देखना है कि वो क्या कह रहा है कि आपने करेक्ट लेटर, यहाँ लेटर दिए हुए हैं A to H काफी सारे। तो जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि ये वाली जगह आप बताएं यहाँ इस मैप में कहाँ है, तो आपने वो जगह जगह के आगे आपने लिखना है जो भी आपका अल्फाबेट आपको मिलेगा। तो इसको मैं ऑडियो प्ले करती हूँ। Now listen and answer questions 16 to 20. Now, on Sunday, we'll be taking our visitors to Farley House. You may not all be familiar with it, so here's a अच्छा, यहाँ पे जो आपने सबसे जरूरी बात देखनी है वो ये डायरेक्शन, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कंपास का, ये कि जो है कौन कौन सी डायरेक्शन है, इसको आपने लाजमी देखना है। क्योंकि जब वो आपको यहाँ से बताएगा डायरेक्शन, तो मे भी वो यहाँ से कह दे अपोजिट टू साउथ कह दे, या फिर कह दे कि वेस्ट नॉर्थ साइड पे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो किस किस डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो आपने यहाँ कॉर्नर में आके, वैसे आप ये जुबानी भी याद कर लें, लेकिन अगर मैप आपको वो देगा क्वेश्चन में तो ये अवेलेबल होगा साथ। तो यहाँ पे आपने लाजमी देखना है कि कौन सी डायरेक्शन किस साइड पे, एरो किस साइड पे जा रहा है, ठीक है। map to help you. You can see the car park at the bottom of the map. There's an excellent farm shop in the grounds where our visitors can buy local produce. It's in the old stables, which is the first building you come to. They're built round a courtyard, and the shop's in the far corner on the left. There's also a small cafe on the right as you go in. I know that one or two of our visitors may not be all that mobile. The main entrance to the house has a lot of steps, so you might want to use the disabled entry. This is on the far side of the house from the car park. Children will probably be most interested in the adventure playground. That's at the northern end of the larger lake, in a bend on the path that leads to the lake. There's lots for children to do there. There are a number of lovely gardens near the house. The kitchen gardens are rectangular and surrounded by a wall. They're to the northeast of the house, quite near the smaller lake. They're still in use and have a great collection of fruit and vegetables. The Temple of the Four Winds is a bit more of a walk, but it's worth it. Take the path from the car park and go past the western sides of the stables and the house. Then, when the path forks, take the right-hand path. Go up there with the woods on your left, and the temple is right at the end. There are great views over the whole area. Okay, so that's के बारे में एक्सप्लेन किया ना,
डायरेक्शंस के बारे में, तो वो हाईलाइट करने वाला टाइम मेरा मिस हो गया। तो आपने उसी तरह पहले ये हाईलाइट करना है कि कौन सी जगहों के बारे में बात कर रहा है, फिर इसकी डायरेक्शन सुननी है। तो इसने डिस्कस किया यहाँ पे कि जो मेन इंटरेस्ट है इस पूरे हाउस की, वो कार पार्क से जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फिर उसने कहा कि जो फार्म शॉप है वो कहाँ पे है, आपने कार पार्क से इंटर होने की उसने बात नहीं की। उसने डायरेक्ट कह दिया कि ये जो ओल्ड स्टेबल है इस घर में, यहाँ पे वो पड़ा हुआ है, कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट पे ये है जी। फिर साथ ही उसने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बताया कि यहाँ पे दूसरी शॉप्स भी हैं जो कि राइट पे हैं। तो आपने इसको नहीं देखना बल्कि आपने फार्म शॉप को देखना है। तो वो इसने बताया कि आपके लेफ्ट पे है, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया जी। फिर उसने ये बताया कि आपने क्या करना है कि जो डिसेबल लोग हैं अगर वो इस साइड से जाएंगे तो बहुत लेट इंटर होंगे। तो उसने कहा उसके लिए, उनके लिए एक अलग से एंट्री है, जिसके लिए आपने कार पार्क की फार साइड पे जाना है। तो फार साइड ये वाली आ रही है। इस तरफ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उसने हमें ये डायरेक्शन नहीं दी कि यहाँ पे जाएं फिर यहाँ से दोबारा टर्न लें। यहाँ से बताया कि बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड भी है। अब वो कहाँ पे है, तो उसने कहा है कि आपने यहाँ पे लार्ज लेक पे देखना है। अब दो लेक्स हैं, ये जो है ये वाली थोड़ी छोटी है और ये वाली बड़ी है। तो उसने कहा कि लाल लेक के साथ ही जो बेंड है, अब बेंड रोड का ये है तो बेंड पे ही आपको जो है वो प्ले ग्राउंड मिलेगा। तो हमें आंसर मिल गया बी है। तो ये मैंने सर्कल कर दिया था लेकिन लिखा नहीं था। डी इसका क्या आंसर था, हाँ अच्छा। फिर ये किचन पे आया, तो किचन के बारे में उसने बात की कि किचन जो है वो रेक्टेंगुलर एरिया है। अब पूरे इसमें आपको एक तो ये कार पार्क थोड़ा नजर आ रहा है, ये भी रेक्टेंगुलर नहीं है बल्कि ये वाला है। तो यहाँ आपको पहले ही पता चल गया कि ये डी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने बताया कि ये आप यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट साइड पे है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट साइड पे है, ये उसने बताया। अच्छा। फिर उसने जो लास्ट बात की है टेम्पल के बारे में कि वो किधर पड़ा हुआ, उसने कहा कि ये काफी दूर है, आपको चल के जाना पड़ेगा। उसके लिए आपने कार पार्क से आना है, ठीक है, फिर लेफ्ट लेना है और फिर यहाँ से आपने सीधा जाना है, कहाँ तक जाना है, इसके आखिरी कोने तक, जिसके लेफ्ट साइड पे आपको वुड्स मिलेंगी। तो ये दरख्त हमें नजर आ रहे, तो हमें पता चल गया कि वो ए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अभी मैं इस ऑडियो को यहाँ क्या किचन का क्या, अच्छा ये मैंने सी दो दफा लिख दिया, सॉरी, ये डी है।